अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर्विस शुरू किया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को चेंज होने नहीं देता या पीएच को चेंज होने से रोकता है। मतलब अगर हम किसी चीज में बफर ऐड कर देते हैं तो वो उस चीज की पीएच को जो है ना वो चेंज होने से रोकता है। मिसाल के तौर पर इसको आप एक मिसाल से समझें। फर्ज करें आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक पानी है, पानी की पीएच 7 है, दूसरा सॉल्यूशन उसकी पीएच 5 है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, अगर फर्ज करें आप पानी में कोई एसिड ऐड कर देते हैं ना, थोड़ा सा, चाहे चंद ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे। फर्ज करें आपने जो होता है ना इसमें HCl ऐड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, चाहे आपने 2 ड्रॉप्स ही क्यों ना ऐड किए, तो ये 2 ड्रॉप्स HCl ऐड करने से भी क्या हो जाएगा, इसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। और अब जो पीएच है वो लेस देन 7 हो जाएगी, मतलब एसिड की तरफ चली जाएगी, मतलब पीएच चेंज हो गई। इसी तरह अगर आप इसमें कोई बेस ऐड करते हैं, चाहे थोड़े से ही ऐड करें, तो उसकी पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह आपने एक ना सोल्यूशन बनाया हुआ था, बना के रखा हुआ था, और आपने उसकी पीएच रखी हुई थी 5, मतलब वो आपने उसको कहीं पे इस्तेमाल करना था। ठीक है ना, तो आपको चाहिए था 5। मसलन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा इंजाइम के बारे में। ठीक है ना, इंजाइम की ऑप्टिमम पीएच होती है। सही है, ऑप्टिमम पीएच क्या होती है, जरा बताएं सर कौन? जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट कर सके। ठीक है, वो पीएच जिस पे उसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो आपने एक एंजाइम यूज करना था, उस एंजाइम की पीएच थी 5, ऑप्टिमम पीएच। तो आपने 5 वाला सोल्यूशन बना के उसमें एंजाइम डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि वहां पे इस सोल्यूशन की जो पीएच है ना वो चेंज ना हो। ठीक है, मसलन वहां पे कोई ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं जिनमें एसिड बनता है, अगर एसिड वहां पे बनेगा तो पीएच तो चेंज हो जाएगी। तो आप लेकिन चाहते हैं कि एंजाइम भी मौजूद रहे, पीएच भी 5 रहे, और जो है ना वो चेंज भी ना हो, एसिड भी चाहे आता रहे, उससे पीएच चेंज ना हो। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो पीएच को चेंज होने से रोके। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि पानी की पीएच 7 ही रहे, या जो भी आपने सोल्यूशन लिया उसकी पीएच 7 रहे, एसिड ऐड करने पे पीएच चेंज ना हो, थोड़ा सा बेस ऐड करने पे पीएच में कोई तब्दीली वाकई ना हो। ठीक है, मतलब होता पता क्या है, अगर आप कुछ भी नहीं ना ऐड करते, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी नहीं ऐड करते, तो ये आपका सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हवा से इसमें आ जाती है CO2। ठीक है, और CO2 के साथ साथ होता है H2O, और आपको पता है ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। और कोई चीज भी ना हो तो ये हवा ही आके इसकी पीएच जो है वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ये कार्बोनिक एसिड जो है ना वो पीएच को लोअर कर सकता है। तो आपने सोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, उसकी पीएच को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उस पीएच को चेंज होने से रोकने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं बफर। ठीक है, बफर एक ऐसी चीज होती है जो पीएच को चेंज होने नहीं देती। उसमें जो ना वो एसिड भी थोड़ा सा ऐड कर लें, बेस भी ऐड कर लें, तो पीएच में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। तो ये एक बफर का इंट्रोडक्शन था। तो बफर बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, बड़ी जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर ब्लड की जो पीएच है वो 7.40 है। शाजबा नूर, शाजबा ये जो ब्लड की पीएच है ये एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है। सोनिया क्या कौन सी है ये? बेसिक। बेसिक है। ठीक है, हाँ शाबाश। तो ये ब्लड जो होता है ना वो न्यूट्रल नहीं होता, उसकी पीएच जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, बेसिक होती है। अब ये जो ब्लड की जो पीएच है ना वो इस यहाँ पे 7.40 है, और इतनी ही रखनी पड़ती है। वजह वजह वही है कि जो भी हम पढ़ के हैं कि इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है। ठीक है, और बाकी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए एक खास पीएच पे जो ना वो आप सेव करते हैं। मिसाल के तौर पर आप घर में अचार बनाते हैं, ठीक है ना, तो अचार को महफूज रखने के लिए उसमें सिरका वगैरह ऐड करते हैं, खट्टा बनाते हैं ताकि वो महफूज रहे। ठीक है, उसकी पीएच 7 से कम रखते हैं, एसिडिक रखते हैं। तो इसी तरह हर चीज को महफूज रखने के लिए एक मखसूस पीएच होती है। सही है, तो अब ये जो ब्लड है ना इसकी पीएच 7.40 है। अगर ये थोड़ी सी भी चेंज होती है, मतलब थोड़ी सी भी चेंज होकर 7.6 या 7 या 8 हो जाती है, तो जो है ना वो उससे सीरियस प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बंदा जो होता है ना वो फोर्थ भी हो सकता है। सही है ना, मतलब जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाएगी या कम होगी तो जो ना हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। ह्यूमन ब्लड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए सर्वाइव करना आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पीएच कितनी दे, 7.40। अब अगर पीएच 7.40 है और उसको 7.40 ही रखने के लिए वहां पे क्या चाहिए, कोई ना कोई हमें बफर चाहिए। ठीक है, अगर बफर ना हो तो फिर क्या हो
कि बड़ी जनाब प्यास लगी हो और जो ना वो कैंटीन से जाके एक कोका कोला की बोतल पिए तो आपकी जो पीएच है ना वो 7.40 से नीचे आ जाए, क्योंकि वो तो एसिडिक होती है, ठीक है ना, बोतल पीने से। या ये है कि आप गोलगप्पे खाएं और गोलगप्पे खाने के बाद आपकी जो है ना वो पीएच जो है ना ब्लड की वो 7 से भी नीचे आई हो, ठीक है। या आपने जनाब स्कंजवी पी है और उससे भी पीएच जो है 7 से नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता जी क्योंकि जी सर जी, चाट में सिरका डालने से उसकी पीएच स्टेबल रहती है, चेंज नहीं होती। नहीं, वो सिरका डालने से मैंने ये नहीं कहा कि स्टेबल रहती है, मैंने सिर्फ ये कहा कि उसको अचार महफूज रहता है, खराब नहीं होता। सर इसकी पीएच में कोई चेंज आता है कि नहीं? नहीं, ऐसा वहां पे कोई चीज चूंकि ऐड नहीं हो रही ना, बाहर से आ रही है ना, कोई चीज बंद होता है मर्तबा, तो इस वजह से वहां पे कोई चेंज नहीं आता, वो महफूज रहता है। अगर उसका कोई इंटरेक्शन होगा जी ना सर किसी चीज के साथ फिर चेंज हो सकता है। अच्छा, तो मैं ये जी कह रहा था कि अगर हमारे ब्लड के अंदर बफर ना हो तो हम कोई खट्टी चीज खाएं तो हमारी पीएच जो है वो 7 से नीचे चली जाए, एसिडिक में चली जाए। और 7 से नीचे जाने का मतलब ये है कि जमीन के नीचे चले गए हम, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ब्लड में बफर का होना बड़ा जरूरी है, ताकि पीएच जो है ना उसमें कोई तब्दीली ना आए। कोई खट्टी चीज हम खा भी लें या कोई फरा जो है वो साबुन खा ले तो उसकी पीएच 7 से 4 से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये इसके लिए जरूरी है कि उसमें ब्लड में बफर हो, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास सोल्यूशन होते हैं मुख्तलिफ पीएच के, हमने उनको बनाना होता है और उनको स्टोर रखना होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि वो इस दौरान खराब ना हो, तो उसके लिए भी हमें बफर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बायोलॉजिकल रिएक्शन में तो बेशुमार बायोलॉजिकल जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम क्या होता है बता? सर ऐसा मीडियम जो हम आर्टिफिशियल खुद ग्रो करवाते हैं। किस लिए होता है कल्चर मीडियम? कल्चर मीडियम किस लिए यूज करते हैं नौशीन? सर इतना पता है कि ये आर्टिफिशियल ग्रो करवाते हैं। और किसको ग्रो कराते हैं? सर जी बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, किसी भी चीज को, बैक्टीरिया हो गया, कोई आपने एम्ब्रियो ग्रो कराना है, कोई भी चीज करवानी है, उसके लिए जो आप आर्टिफिशियल केमिकल से एक बनाते हैं ना, एक वो मीडियम बनाते हैं, वो सोल्यूशन होगा चाहे वो मिक्सर होगा जिसमें उसने ग्रो करना है, उसको हम कल्चर मीडियम कहते हैं, ठीक है। कि जिसमें उसने नशोनुमा पानी है या जिसमें बढ़ना बुढ़ना है। तो बायोलॉजिकल जो कल्चर मीडियम्स होते हैं वो एंजाइम को ग्रो करवाने के लिए हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। वो एम्ब्रियोज की फर्टिलाइजेशन वगैरह करवाने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। तो ये फंजाई वगैरह को, यीस्ट वगैरह को भी ग्रो करवाने के लिए होते हैं, कल्चर मीडियम होते हैं। इंडस्ट्री में हम करवाते हैं ना इतने बड़े लेवल पे, ये यीस्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, घरों में हम यूज करते हैं ये खमीर बनाने के लिए वगैरह वगैरह। तो वो जो कल्चर मीडियम होते हैं उनकी एक मखसूस पीएच होती है, और उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए उनके अंदर क्या किया जाता है, बफर ऐड किया जाता है, ताकि उनकी पीएच जो है वो मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन रहेगी तो उनको यूज करना क्या होगा, आसान होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस है लेबोरेटरी में, सॉइल साइंसेज में। सॉइल जो होता है ना, मिट्टी, सॉइल की पीएच का बड़ा हिसाब किताब होता है फसलों के हवाले से, कि कौन सी पीएच में कौन सी फसल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। मतलब देखिए ना, हर इलाके में हर फसल नहीं होती, मखसूस इलाकों में मखसूस फसलें होती सर हैं। जी 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 फरा, सर जी, आटे की पीएच होती है? वो आप फाइंड कर सकते हैं, पीएच चेक कर सकते हैं उसकी होती है कि नहीं। पीएच तो हर सोल्यूशन की होती है। पीएच से मुराद क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है ना, पीएच आप मालूम करते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, और उसका आप क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर जो ना वो हाइड्रोजन आयन, आटा जो है, आटा अगर उसकी जो ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नहीं है या जीरो है, तो वो ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। चीजें तीन तरह की होती हैं, या एसिड होती हैं, या बेस होती हैं, या क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। और पीएच मालूम करते हैं हम आमतौर पर जब उसको किसी चीज में डिजोल्व करते हैं। फर्ज करें आप पानी में डिजोल्व करते हैं, अब आटे को आपने पानी में डिजोल्व किया तो आटा न्यूट्रल होता है ना, वो पानी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है ना कम करता है, तो इस वजह से उसकी पीएच भी फर्ज करें 7 होगी। अच्छा, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता किसी चीज की पीएच, तो आप पीएच चेक कर सकते हैं। पीएच चेक करने के लिए ये बेसिकली मुझे वैसे बाद में ज़हन में आया था, थोड़ा सा हमें डिस्कस करना चाहिए था। मेथड्स होते हैं पीएच को चेक करने के लिए, दो मेथड हम यूज करते हैं। एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिकेटर, ठीक है। आपके पास एक इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर आपको बताता है पीएच। इंडिकेटर क्या होता है, मुख्तलिफ तरह के हो सकता है, एक पीएच पेपर हो सकता है, ठीक है।
पीएच पेपर होता है एक। पीएच पेपर क्या होता है, एक स्ट्रिप सी होती है ऐसे, छोटी सी कागज का टुकड़ा होता है, उसको आपने जिस सोल्यूशन की पीएच मालूम करनी होती है उसमें डबोते हैं, ठीक है। उसमें डबोने के बाद आपको एक जो है ना वो पट्टी मिलती है रंगों वाली, सही है। ये रंगों वाली जो पट्टी है इसमें मुख्तलिफ रंग जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं, उसके साथ उनकी पीएच लिखी होती है कि ये अगर इसका ये रंग हो जाए तो कौन सी पीएच होगी, अगर ये रंग हो जाए तो कौन सी पीएच होगी। अब आपने इसको इसमें से निकाला तो इस पट्टी का जो रंग है ना वो फर्ज करे हो गया कुछ इस तरह का, ठीक है, ये वाला रंग हो गया। तो इसका मतलब इसकी पीएच फर्ज करें, यहाँ पे पीएच लिखी हुई है कि ये जो ना वो पीएच है 8 है, ये 7 है, ये 5 है फर्ज करें, तो इसका मतलब अब इसकी पीएच क्या होगी 5। एक तो ये तरीका है पुराना पीएच पेपर की मदद से कि आप वो पेपर का जो रंग होता है ना उसको पट्टी पे रंगों से मैच करते हैं, जिसके साथ मैच हो जाता है वो उसकी पीएच होती है। एक तरीका होता है आजकल हमारे पास मॉडर्न जो तरीका है वो पीएच मीटर होता है, ठीक है। हमारे पास होता है पीएच मीटर, ठीक है। वो पीएच मीटर क्या है, पीएच मीटर एक ना रॉड होता है, मतलब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है किस तरह का, ऐसे एक डायल है, ठीक है, स्क्रीन उसके ऊपर लगी हुई है, सही है, और 2-4 को बटन होते हैं उस पे, अच्छा, और उसमें से एक तार निकल रही होती है, तार के साथ एक इस तरह का पेन की तरह का एक रॉड लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड उसको हम कहते हैं। इस रॉड को हम जिस सोल्यूशन की पीएच मालूम करनी होती है उसमें डिप करते हैं तो उसकी जितनी पीएच होती है वो हमें स्क्रीन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि किसी भी सोल्यूशन की पीएच मालूम करनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो पीएच पेपर का है, एक लिटमस पेपर वाला भी आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, लिटमस पेपर एसर तो आपने शुरू में पढ़ा था, ठीक है ना। एक एसर जो है वो रेड को ब्लू कर देता है, बेस ब्लू को रेड कर देता है, तो आपको 2 तरह का लिटमस पेपर भी मिलता है बाजार से। लिटमस पेपर बड़ा सस्ता मिलता है, अगर कोई आपका जाए ना कभी कोई लाहौर, फर्ज करे कोई आपके किसी भाई ने किसी ने जाना हो, बल्कि ये तो रहते लाहौर में है, तो वो मार्केट है आपका री रोड पे ना उर्दू बाजार के करीब, साइंटिफिक स्टोर्स है वहां पे। तो लिटमस पेपर तकरीबन ना आपको, मैंने दो साल पहले मैंने लिए थे स्कूल के लिए, तो 25 रुपए की ना एक कॉपी सी मिलती है, छोटी सी कॉपी सी बना दो, उसमें 100 लिटमस पेपर होते हैं तकरीबन, ठीक है, मतलब 1 रुपए के 4 आते थे तब, तो अब ज्यादा भी हो गया, तो 30-40 रुपए का हो गया होगा। तो एनी हाउ, तो वो बड़ा मजा आता है उससे कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्लास में पढ़ा रहे हैं स्पेशली, तो आप वहां पे एक मिट्टी जो दुकान से मिलती है उसे बच्चे चिकनी मिट्टी कहते हैं, उसका क्या इसमें किरदार आ गया, अच्छा खैर, तो वो उसको आप डबोते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे एसर जो होता है वो रेड को ब्लू या ब्लू को रेड जो है वो कैसे चेंजेस आ रही हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सोल्यूशन की पीएच मालूम कर सकते हैं। 2-3 मेथड होते हैं, इंडिकेटर होता है, लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर भी बेसिकली इंडिकेटर ही है, इंडिकेटर की मदद से कर सकते हैं और पीएच मीटर की मदद से कर सकते हैं। इंडिकेटर आपके पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं जो हमें मुख्तलिफ तरह के जो रिजल्ट देते हैं। खैर ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि आप पीएच कैसे मालूम कर सकते हैं। खैर अच्छा, ये बफर और पीएच के बारे में थोड़ा सा आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कि बफर होते क्या हैं, किस चीज से मिलकर बनते हैं। बफर बेसिकली हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एसिडिक बफर, ठीक है, एसिडिक बफर वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से कम हो, और बेसिक बफर वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज्यादा हो, ठीक है। और जो एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं, एसिडिक बफर बनाने के लिए हम 2 चीजें मिक्स करते हैं, एक वीक एसिड लेते हैं और उसी वीक एसिड का साल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखिए मिसाल के तौर पर आपने एक बफर बनाया, ये वाला आपने लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड का आपने साल्ट बनाना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस मिसाल के तौर पर NaOH, ठीक है, NaOH। अच्छा, जब इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट बनाएंगे, ठीक है, ये इसको हमेशा हम रिवर्सिबल से शो करते हैं, तो ये बनेगा CH3COO Na, ठीक है, प्लस H2O। तो आपने ये वाला साल्ट और ये वाला एसिड, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपके पास बफर बन जाता है, ठीक है। साल्ट एसिड और उसका साल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट लेंगे तो आपके पास एसिडिक बफर बन जाएगा, ठीक है। और इसी इनकी पीएच जो है वो 7 से क्या होगी, कम होगी। इसी तरह बेसिक बफर बनाना हो तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वीक बेस लेते हैं और उसका साल्ट लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। मिसाल के तौर पर आपने अमोनिया
बनाना है बफर, तो आप एक तो अमोनिया लेते हैं, दूसरा आप अमोनिया का साल्ट लेते हैं। कैसे? आप अमोनिया के रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया वीक बेस है, ठीक है। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट बनाया, ठीक है, तो वो बना NH4Cl, सही है, NH4Cl प्लस H2O, सही है। तो आपने अब ये वाला साल्ट और ये वाला बेस मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? बेसिक बफर बन जाएगा। और इसकी जो पीएच है वो 7 से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमें एसिडिक बफर की भी जरूरत पड़ती है, बेसिक बफर्स की भी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दो तरह के बफर्स होते हैं और वो उनकी कंपोजिशन है कि किस चीज से मिलके बनते हैं। कि एसिडिक बफर वीक एसिड और उसके साल्ट से मिलके बनता है, बेसिक बफर्स वीक बेस और उसके साल्ट से बनता है। और ये जो इनके साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ बनते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ आई बात? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए बफर। बफर की क्या प्रॉपर्टीज है? कुछ हम पढ़ रहे हैं कि एक तो हम पढ़ रहे हैं ना कि बफर होता क्या है, कि वो पीएच को चेंज होने नहीं देता। अब जाहिर है कि अगर वो पीएच को चेंज नहीं होने देता तो क्यों नहीं होने देता? उसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि जो पीएच को चेंज नहीं होने देती, ठीक है। उसके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या ऐसी खसूसियत है, प्रॉपर्टी है कि जो पीएच को चेंज होने से रोकती है? तो इसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एसिडिक कंपोनेंट होता है और एक बेसिक कंपोनेंट। देखिए ये दो चीजें जो है ना, एक एसिड है, ठीक है, और ये जो है ना बेसिकली ये जो इसका साल्ट बना है, ये साल्ट इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, बल्कि ये डिसोसिएट होके हमेशा इस फॉर्म में रहता है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाला, कि जो कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड स्टेबल होता है जिसमें हार्ड हार्ड मिला हो या सॉफ्ट सॉफ्ट मिला हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग के साथ और वीक का वीक के साथ। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग वीक के साथ रिएक्शन हुआ है। इसमें जो साल्ट बनता है ये स्टेबल नहीं होता, ये डिसोसिएट होके एनाइन और कैटाइन में बिखरा होता है। तो मतलब ये जो है ना बेसिकली इसका और इसका आपस में क्या ताल्लुक है? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? कोई बता सकता है मुझे? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये जो दो चीजें जिनके दरमियान मैंने एरो लगाया है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? सर अगर कोई एसिड है तो वो आगे जाकर उसका कंजुगेट बेस बेस कहलाएगा। बनता है, तो अगर ठीक वो है। तो बेसिकली जी ये यहाँ पे एसिड है CH3, एक चीज एसिड है, मतलब CH3COOH क्या है? एसिड, ठीक है। और दूसरा इसका है कंजुगेट बेस, ठीक है, तो सर जी प्लस उसने डोनेट किया है तभी जाके वो आगे कंजुगेट हाँ बना है। प्रोटॉन डोनेट किया है ना। कंजुगेट एसिड और बेस में फर्क होता है प्रोटॉन का, सही है। एसिड जब जी प्रोटॉन सर जी। दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस जब प्रोटॉन ले लेता है वो एसिड बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जब आपने इन दो चीजों को मिक्स किया है ना, तो बेसिकली यहाँ पे Na का तो कोई किरदार नहीं है, ये तो वहां पे वैसे इसका कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। तो एक्चुअली वहां पे जो चीजें है ना वो एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। क्या क्या है? एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर एसिड भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है। अब क्या होता है, अगर कोई एसिड आएगा तो वो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और अगर कोई बेस आएगा तो वो इस एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि वो जो एसिड और बेस बाहर से आएंगे ना, वो इनके साथ रिएक्शन कर लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, साल्ट और वाटर बना देंगे, ठीक है। तो जिस वजह से ये होगा कि उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से जब एक्शन ऑफ आएंगे ना उस पे बफर पे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हर एक बफर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक एसिडिक कंपोनेंट होता है और एक इसका बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो एसिडिक कंपोनेंट है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है, जो बेसिक कंपोनेंट है वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपने उसको एसिड नहीं रहने दिया, उसको न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। और अच्छा, तो ये दो कंपोनेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें हमने कहा ये इसका एसिडिक कंपोनेंट है और ये जो CH3COO नेगेटिव है ये इसका क्या है? बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। उसको हम इग्नोर करते हैं, उसका कोई किरदार नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये इसका बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, और ये जो NH4 पॉजिटिव है ये इसका एसिडिक कंपोनेंट है, यहाँ पे क्लोराइड का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। तो ये हर एक बफर में दो चीजें होती हैं, एक एसिड होता है और एक उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। यहाँ एक बेस होता है और उसका कॉन्जुगेट एसिड, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है।
अच्छा, तो ये इसकी सबसे पहली मेन प्रॉपर्टी। उसके बाद ये होता है कि ये जो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स है ना, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है ना। कह रहा था कि भाई इन एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स का ये होता है कि ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ये जाहिर है ये तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बाहर से कोई एसिड और बेस आएगा तो उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि इनकी एक मखसूस पीएच होती है। इस जो आपने मिक्सर बना दिया ना दोनों का, उसकी एक मखसूस पीएच होगी और वो चेंज नहीं होती। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी और उनकी क्या थी, कंपोजिशन। अब हम देखते हैं कि हम किसी बफर की पीएच कैसे मालूम करते हैं। कि आपने एक बफर बना लिया है, आपने एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मिक्स कर लिया, तो आपने बफर बना लिया। अब आपने मालूम करना है कि ये जो हमने बफर बनाया है इसकी पीएच कितनी है। या दूसरी सूरत में आपके पास ये हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप ना पीएच 4 वाला बफर बनाएं, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हैं। तो ये दोनों काम करने के लिए हमें पीएच बफर की पता होनी चाहिए कि बफर की पीएच मालूम कैसे करते हैं, ठीक है। तो बफर की पीएच मालूम करने के लिए सादा सा हम एक तरीका यूज करते हैं। फर्ज करते हैं कि एक बफर है जो वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है। आपको पता है बफर में यही दो चीजें होती हैं। तो ये एक वीक एसिड है, एच जनरल एसिड लिया हमने, और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है ए नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम इसका एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ये है और उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के बराबर होता है ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। एच को इस तरफ एक तरफ रहने दें, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। H पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए इंटू एच ए ओवर ए नेगेटिव, ठीक है। अब याद रखिएगा ये एसिड की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है उसकी किसकी है, कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है। और उसके बाद ये जो के ए है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम नेगेटिव लॉग लेते हैं तो इसका भी नेगेटिव लॉग लेंगे, राइट साइड वालों का भी क्या लेंगे, हम नेगेटिव लॉग लेंगे। तो ये जो नेगेटिव लॉग है हमें पता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू होता है पीएच, सही है। ये तो पीएच के इक्वल आ जाएगा। ये जो राइट साइड वाले हैं ना, ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, के ए और एच ए ओवर ए नेगेटिव आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनका दोनों का लॉग अलग अलग से लेते हैं, दोनों के साथ नेगेटिव लॉग आएगा, सही है। तो मतलब इसका नेगेटिव लॉग कैसे आएगा, ये नेगेटिव लॉग आ गया पीएच, ठीक है। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए और नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव। अच्छा, ये जो नेगेटिव लॉग है पीएच आ गया, ठीक है, और नेगेटिव लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू आ गया पी के ए, क्योंकि पी का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव लॉग होता है। अच्छा, और नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव। अगर हम किसी वैल्यू को उलट देते हैं ना, मसलन अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, ये नेगेटिव लॉग ऑफ एच ए ओवर ए नेगेटिव है, सही है। तो अगर आप क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, सही है ना। मतलब आप ए नेगेटिव को ऊपर ले जाते हैं और एच ए को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो लॉग है ना ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सही है। मतलब पॉजिटिव आप लिखेंगे तो ऊपर ए नेगेटिव आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, एच ए। तो आप क्या करते हैं, ये जो इसकी ये वाली साइड है सिर्फ इसको क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। उसको इन्वर्स करने से आपके पास क्या होगा कि यूं समझ लेना, आपने सारी वैल्यूज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपने इसको इन्वर्स कर दिया तो नेगेटिव लॉग अब क्या हो गया, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो उससे सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि ए नेगेटिव ऊपर चल जाएगा, एच ए जो ना वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए नेगेटिव थी ये कंसंट्रेशन किसकी थी, बेस की, और एच ए कंसंट्रेशन किसकी थी, एसिड की थी। तो इस तरह से आप पीएच मालूम कर सकते हैं। पीएच मालूम करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहिए पीकेए, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ बेस और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये तीन चीजें होंगी तो आप उस बफर की पीएच क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कहते हैं हैंडरसन हेजलबार्ग की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बेस और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर हो, ठीक है, बेस और एसिड की कंसंट्रेशन अगर आपके पास बराबर हो तो ये वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 1 और log 1 जो है ना वो इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि पीएच बराबर आ जाएगी पीके ए के, सही है। इसका मतलब क्या है, फर्ज करें आपके पास एक एसिड है, फर्ज करें एसिटिक एसिड ही है, फर्ज करें CH3COH, और आप कहते हैं कि इसकी जो पीके ए है
वो है फर्ज करें 4.3 या 4.7 है, सही है। अच्छा, अब अगर आपने एक सोल्यूशन बनाना है जिसकी पीएच 4.7 हो, तो आप कौन सा एसिड लेंगे? आप वो वाला एसिड या बेस लेंगे जिसकी pKa आपकी डिजायर्ड पीएच के करीब करीब होगी। मतलब अगर आपने 4.7 का या 4.5 का या 4.8 का सोल्यूशन बनाना है ना पीएच का, तो आप कौन सा सोल्यूशन लेंगे जिसकी pKa इस वैल्यू के करीब करीब है। फिर आप इन दोनों की बराबर कंसंट्रेशन ले लेंगे तो आपका एग्जैक्ट उसी पीएच का सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। मसलन आपके पास एक सोल्यूशन बना हुआ है, फर्ज करें मैं एक छोटा सा इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाद में फिर करवाऊंगा। फर्ज करें आपने एक सोल्यूशन बनाया। जी जी बच्चे। सर पीके कांस्टेंट नहीं होगा, या सबके लिए डिफरेंट होगा? हर एसिड के लिए डिफरेंट होता है, ये हर एसिड और हर बेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, सही है। फर्ज करें आपने एक जो ना वो बफर बनाया, उस बफर के लिए आपने ना जो कंसंट्रेशन ली वो इसकी कंसंट्रेशन वहां पे बफर पे ली आपने 0.01, इसकी भी कंसंट्रेशन ली 0.01, ठीक है। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन इतनी ली। अब आपके पास बफर की पीएच कैसे आएगी? बफर की पीएच मालूम करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 आपको पता होनी चाहिए pKa, ठीक है, मतलब pKa पता होनी चाहिए। नंबर 2 आपको पता होनी चाहिए बेस की कंसंट्रेशन। नंबर 3 आपको पता होनी चाहिए एसिड की कंसंट्रेशन। तो अब इस बफर की, ये जो आपने बफर बनाया है, ये 2 चीजें मिला के आपने इसकी अगर पीएच मालूम करनी है तो आपको इसकी pKa मालूम होनी चाहिए। अब ये जो pKa होती है ना इसकी एसिडिक एसिड की जो pKa होती है वो 1.85 × 10⁻⁵ होती है, ठीक है। कितनी होती है जी? pKa 1.85 10⁻⁵, ठीक है। ये इसकी pKa हो गई एसिडिक एसिड की। और अब पीएच मालूम करने के लिए 2 चीजें जो बाकी चाहिए वो ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन लिखी हुई है, log 0.01 डिवाइडेड बाय log 0.01, ठीक है। तो ये तो सारे का सारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब आपकी पीएच किसके बराबर आ गई? pKa की, ठीक है। तो ये जो इसकी ये सॉरी इसका आप नेगेटिव लॉग लेंगे, ये जो वैल्यू है ना इसका आप क्या लेंगे? नेगेटिव लॉग लेंगे। मतलब आप करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1.85 10⁻⁻⁵, ठीक है। इस वैल्यू का अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो क्योंकि आपके पास अगली जो टर्म है log 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, ये वाली जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो आपके पास पीएच किसके बराबर आएगी? नेगेटिव लॉग ऑफ 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। इस चीज का आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपके पास इस बफर सोल्यूशन की क्या आ जाएगी? पीएच आ जाएगी। अब ये ना 40 मिनट होने वाले हैं, मैं इसको कट करता हूँ। तो आपने ना ब्रेक में, आपके पास कैलकुलेटर है, आप सबने इसकी पीएच मालूम करनी है, ठीक है। तो हमारा मतलब यहाँ पे ये था कहने का कि हम किसी भी अगर पीएच का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उस वैल्यू के करीब करीब पीके वाला अगर कोई आपके पास एसिड है ना, तो हम पहले वो उसको यूज कर लेते हैं। मतलब देखें ना, ये जो 4.74 आई है ना, ये बेसिकली क्या आई है? ये pKa है उसकी, एसिटिक एसिड की। और यहाँ पे जो आपने बफर बनाया था उसकी पीएच भी यही है। तो आप पहले उस pKa वाला अगर कोई सोल्यूशन मिल जाए आपको तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि फिर आप उसकी बराबर मिकदार लेके एसिड और बेस की तो आप क्या बना लेते हैं? सोल्यूशन बना लेते हैं, बफर, ठीक है। या आप उसके करीब करीब वाला कोई ले लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना ये वाली वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज करके रेशियो, तो इससे आप बफर बना लेते हैं। एनी हाउ, तो ये था कि आप किस तरह से एक बफर की जो ना वो पीएच मालूम कर सकते हैं। अब आ गया बात कि एक बफर जो है वो काम कैसे करता है, किस तरह से उसके अंदर एसिड और बेस ऐड करते जाएं तो उसकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होती, या अगर होती है तो वो थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखें, हमने कहा कि बेसर के अंदर बफर के अंदर एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एसिडिक कंपोनेंट है, ठीक है, और ये जो है ये इसका बेसिक। तो मैं कह रहा था कि एसिडिक कंपोनेंट होते हैं और बेसिक कंपोनेंट होते हैं। अब इन सबको मिला के ना बेसिकली वहां पे जो चीजें होती है ना, ये 3 चीजें होती हैं, ये वाली, ये हमारे काम की है वहां पे। बाकी ये तो जाहिर है इसका भी कोई किरदार नहीं होता और इसका भी कोई किरदार नहीं होता है सच, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तीनों चीजों को हम इस इक्वेशन के जरिए जो ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब होता ये है कि जब आप, अब ये देखें ना, मैंने पहले आपको बताया कि ये इसका एसिडिक कंपोनेंट है और ये इसका बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए इनको शो किया गया है। हाँ ठीक है, 4.73 सही है, 734 इसके लगभग जो भी आएगी वो सही होगी। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, अगर फर्ज करें बाहर से कोई बेस आया है, बेस ऐड किया है, तो वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो हाँ जी, नेगेटिव लॉग की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा था, ये इसको दोबारा अगर एक एग्जांपल करते हैं ना तो आपको थोड़ी और वहां पे समझ आ जाएगी। अभी फिलहाल ये सुन ले, टाइम थोड़ा है। तो अभी ये क्या था, ये हाँ बेस आया था। अगर कोई बेस आएगा ना तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाएगा। मतलब बेस है, फर्ज करें आपने यहाँ पे ऐड किया NaOH, ठीक है, तो वो NaOH क्या करेगा, वो CH3 जो बेस है ना वहां पे उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड में जाने का मतलब क्या है, तो वो वहां पे प्रोड्यूस कर देगा CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बनेगा जी, H2O बनेगा, ठीक है। बेसिकली ये CH3CO नेगेटिव नहीं, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव बनेगा, लेकिन Na पॉजिटिव का हमने कहा वो कोई किरदार नहीं है। अब इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक चेंज आई है कि ये जो एसिड है ना इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गई है, कम हो गई है, और इसकी थोड़ी सी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई। कितनी कम या ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि कितने एसिड और बेस। मिसाल के तौर पर अगर इसके यहाँ पे मैं इधर इसको लिख रहा हूँ कि फर्ज करें आपके पास एसिड है और वो डिसोसिएट होके एक कॉन्जुगेट बेस बना रहा है प्लस प्रोटॉन बना रहा है। अगर आपने और एसिड के आपके पास 10 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और इसका हम नहीं देख रहे। अच्छा, अब देखें अगर आपने बाहर से एक बेस ऐड की है, ठीक है, एक बेस क्या करेगी, एक एसिड को कम कर देगी और इस तरफ एक बेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये 9 रह जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक और बेस ऐड करेंगे ये 8 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक काम होगा कि इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी उतनी ही क्या होती रहेगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर आप क्या ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं। अगर आप एसिड ऐड करते हैं तो उलट काम होता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया HCl, ठीक है, अब वो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा। HCl जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि इसका प्रोटॉन इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, एसिडिक एसिड बना देगा, ठीक है, प्लस वहां पे बन जाएगा जो ना यहाँ ये इसके साथ H इसके साथ मिल जाएगा प्लस वहां पे क्लोराइड बन जाएगा, सही है ना। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है और इस वाले की एसिड की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जितनी इसकी डिक्रीज होगी उतनी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे भी वही काम होगा कि एसिड और इस तरफ क्या है, बेस, ठीक है। अगर आपने एक एसिड ऐड किया है तो वो एक बेस कम करेगा, ये 9 रह जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे। अगर एक और एसिड ऐड किया है तो ये एक और कम हो जाएगा, ये एक और क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करने से क्या होगा, इस रेशियो में चेंज आएगा। देखिए जब चेंज रेशियो में आता है ना तो चेंज में फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए ना, अगर पहले ये 10/10 थे, ठीक है, और बाद में ये हो गए हैं 11/10, ठीक है, तो सॉरी 11/9, ठीक है, तो कितना फर्क आएगा, मैक्सिमम फर्क आएगा जी 0.1 का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और इस फर्क का जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे ना तो ये और भी कम हो जाएगा, ये और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अब आएगी, उम्मीद तो बड़ी है। अच्छा, ये मुझे कुछ लोगों ने सेंड कर दिया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि भाई जब आप एसिड या बेस ऐड करते हैं ना तो क्या होता है कि फर्ज करें पहले बेस 10 था, एसिड भी 10 था, तो आंसर आ रहा था आपका 1, ठीक है। अब अगर बेस जो ना वो 11 हो गया है, ठीक है, और एसिड जो है वो 9 हो गया है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर में ज्यादा से ज्यादा 1.1 आ जाएगा, एक का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो में फर्क जो है ना वो थोड़ा पड़ता है। वैसे तो 1 का फर्क पड़ा है लेकिन रेशियो में फर्क कितना पड़ा, 0.1 का। तो इस 0.1 का जो फर्क है ना, इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल ये होता है कि पीएच में जो चेंज है ना वो बहुत थोड़ा चेंज आता है, ठीक है। इसको हम ना मैथमेटिकली एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर समझ आएगी हमें। मिसाल के तौर पर आप ये देखें,
आपके पास एक एसिड है, जैसे अभी आपने एग्जांपल की है, ठीक है, एक बफर है जिसके अंदर 0.10 मोलर, मोलर का मतलब होता है मोलैरिटी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसंट्रेशन, ठीक है। एसिड भी इतनी कंसंट्रेशन है, और बेस, कॉन्जुगेट बेस की भी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.10 मोलर है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.85 10⁻⁵, ठीक है, ये भी हम पढ़ के देखिए। इस बफर की पीएच कैसी आएगी, वही जो अभी हमने तरीका यूज किया, इसका नेगेटिव लॉग, ठीक है, और प्लस लॉग ऊपर बेस नीचे एसिड की कंसंट्रेशन, तो ये इसकी पीएच आई जो आपने अभी क्या किया है, मालूम की है। अब आपने क्या किया, आपने इस सोल्यूशन के अंदर ऐड किया 0.1 मोलर HCl। अब ये देखिए जो 0.1 मोलर HCl है ये एसिड है, और हमें पता है कि ये फर्ज करें आपके पास ये दो चीजें थी, CH3 COOH, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास था CH3 COO नेगेटिव। अच्छा जी, CH3 COO नेगेटिव। अब हम इन दोनों चीजों को देख रहे हैं ना, शुरू में क्या था, इसके 0.10 मोल कंसंट्रेशन थी, इसकी भी 0.10 मोल थी। अब क्या हुआ, आपने बाहर से ऐड किया एसिड 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCl ऐड किया, ठीक है, यहाँ फर्ज कर इसको आप कह लें 0.01 कह लें, ठीक है, ये गलती से 1 लिखा गया, 0.01 कर ले, ठीक है। तो 0.01 मोलर ऐड किया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब आप एसिड ऐड करते हैं तो बेस की कंसंट्रेशन 0.01 कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब जब आप एसिड ऐड करेंगे तो बेस की कंसंट्रेशन 0.01 क्या हो जाएगी, कम, मतलब आपने एसिड ऐड किया था HCl 0.01, अच्छा, इसके अंदर 0.01 का डिक्रीज आएगा तो ये 0.09 हो जाएगा, इसके अंदर 0.01 का इंक्रीज आएगा तो ये 0.11 हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा और ये उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितना आपने एसिड या बेस ऐड करना है ना, उतनी इनके अंदर क्या आएगी, मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में भूल ना जाए। आपने इसमें ऐड किया 0.01 HCl, ठीक है, और 0.01 HCl ऐड करने से एसिड बेस के अंदर जो ना वो डिक्रीज आएगा 0.01 का, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन होगी एसिड की वो 0.01 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस सारी चेंज से ओवरऑल क्या नतीजा निकलेगा, पहले आपकी पीएच थी 4.73, अब आप पीएच मालूम करेंगे, नई वैल्यूज लिखें, ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वही रहेगा, बेस पहले 0.10 था, अब कम होकर 0.09 रह गया, एसिड पहले 0.10 था, अब एक ज्यादा होकर 0.11 रह गया। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो नई आएगी ना वो 4.64 होगी पीएच। मतलब क्या हुआ कि आपने एसिड ऐड किया है, एसिड ऐड करने से पीएच में बड़ा मामूली सा चेंज आया है, 0.1 का चेंज आया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, पहले 4 पॉइंट फर्ज करें 74 थी तो अब 64 हो गई है, ठीक है, तो सिर्फ पॉइंट का चेंज आया है, इस पॉइंट के चेंज का सोल्यूशन पे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पीएच है वो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी चेंज हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको दूसरी तरह करते हैं, अगर आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने से क्या होगा, बेस ऐड करने से ये होगा कि एसिड की जो बेस की कंसंट्रेशन है वो एक ज्यादा हो जाएगी और एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है ना वो एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपके पास करने से जो आपके पास नया आंसर आएगा वो होगा आपके पास फर्ज करें 0.11 डिवाइडेड बाय 0.09, ठीक है, 1.2 का अगर आप नेगेटिव लॉग लेंगे, ठीक है, नेगेटिव लॉग 1.2 तो वो -0.07 आएगा या 0.087 आएगा, उसको आप पीएच में से माइनस जो ना वो कर देंगे, सॉरी हाँ, उसको आप पीएच में से माइनस कर देंगे तो वो भी एक बड़ा मामूली सा जो है ना उसमें क्या होगा, चेंज होगा पीएच के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीएच में चेंज आता है ना वो बड़ा कम आता है, आता जरूर है लेकिन कम होता है, और उस चेंज से ओवरऑल कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि वो जो चेंज है वो किस में आता है, ये रेशियो में आता है, और उस रेशियो स्मॉल होती है, उसका जब लॉग लेते हैं तो वो और भी क्या हो जाता है, स्मॉल हो। यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर ले कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव लॉग लिया है, सही है ना, इसका हमने पॉजिटिव लॉग लेना है, ये जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है इसका हमने पॉजिटिव लॉग लेना है, इसका नेगेटिव लॉग नहीं लेना, सही है, ये ध्यान में रखिएगा, इस वाले का नेगेटिव लॉग लेना है यहाँ पे,
इसका नेगेटिव लॉग लेना है, इस वाले का पॉजिटिव लेना है। तो बहरहाल तो इस तरह से बफर जो होता है ना वो अपना काम करते हैं, उनके अंदर एसिड या बेस ऐड करने से पीएच पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टर्म है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या है? एक तो हमने पढ़ा बफर की पीएच, कि बफर जो है ना वो पीएच को मेंटेन करता है। बफर कैपेसिटी ये होती है कि आपके पास जो मिकदार है ना एसिड और बेस की, बफर फर्ज करें एक आपने बफर बनाया 1 लीटर, ठीक है, एक आपने बफर बनाया 500 ml, ठीक है, और एक आपने बफर बनाया 250 ml, ठीक है। अब आपने 3 ड्रम लिए, बड़े बड़े टैंकियां ली पानी की, ठीक है, अपने अपने घरों की पानी की टैंकियों में ना आपने ये डाल दिया। तीनों टैंकियां एक जैसी थी, एक में आपने 1 लीटर बफर डाला है, एक में 500 ml डाला है और एक में 250 ml डाला है, ठीक है। अब किस टैंकी में आप ज्यादा एसिड और बेस ऐड कर सकते हैं, कि ज्यादा मतलब इससे मुराद ये कि आप किसमें ज्यादा एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत है, जाहिर है जिसमें मिकदार ज्यादा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा बफर होगा उतना ज्यादा आप एसिड और बेस ऐड करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस चीज को हम कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस के नंबर ऑफ मोल्स जो आप 1 डेसीमीटर क्यूब बफर में ऐड करें और उसकी पीएच जो है ना उसमें 1 का चेंज आ जाए, उसको हम कहते हैं ये उस बफर की क्या है, बफर कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पर आपने एक बफर बनाया CH3COOH और साथ में आपने इसका कॉन्जुगेट बेस ले लिया CH3COO नेगेटिव। अब आपने कहा कि इसकी जो बफर कैपेसिटी है ना वो HCl के लिए, फर्ज करें HCl के लिए इसकी बफर कैपेसिटी है जी 0.5 मोल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब ये होगा, ये कितना होगा 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो उसमें आप इसके 0.5 मोल ऐड करेंगे ना HCl के, तो उसकी जो पीएच है वो अगर पहले 4.74 थी तो वो 5.74 आ जाएगी, ठीक है, उसमें 1 का चेंज आ जाएगा। तो वो मिकदार एसिड या बेस की जिसको ऐड करने पे बफर की पीएच में 1 का चेंज आ जाए उसको बफर की कैपेसिटी कहते हैं। और इसका इन्हिसार एसिड और बेस की मिकदार पे होता है कि आपने कितना ज्यादा एसिड या कितना ज्यादा बेस लिया है, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप जो है ना वो फर्ज करें आप 500 ml, ठीक है, एसिड लेते हैं और 500 ml ही आप बेस लेते हैं तो एक बफर बनाता है 1 लीटर, ठीक है। दूसरी तरफ आपने लिया 100 ml एसिड और 100 ml बेस, दोनों की पीएच सेम है, इन दोनों की पीएच क्या है, सेम, लेकिन बफर कैपेसिटी का फर्क है। पीएच का तो इंसार होता है कि दोनों की रेशो क्या बन रही है, 1:1 है ना दोनों की, तो पीएच तो उस वाले से सेम है, ठीक है। लेकिन जो बफर कैपेसिटी है उसका इंसार मिकदार पे होता है, जितनी मिकदार ज्यादा होगी उतनी बफर कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में कोई चीज कंफ्यूजन है तो कुछ तो वो पूछ ले।